तो आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी के बारे में बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये है 10 चैप्टर यानी 7th क्लास का 10वां चैप्टर है और आज ये अंतिम चैप्टर है, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। क्या है? 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो चलिए इसको हम लोग आज देखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों एसएसटी में 60 पेपर आता है, तो इसमें रहता है 20 नंबर का रहता है पेडागोजी और 40 नंबर का रहता है कंटेंट। तो ये 40 नंबर वाला हम लोगों का भी जो चल रहा है वो चल रहा है, और ये 20 नंबर वाला भी एक क्लास हो चुका है। आप जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। इसका पेडागोजी भी एक क्लास हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। क्या हुई? उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता के ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। क्या किया था? सफलतापूर्वक को हड़प लिया था। कहाँ? कब? तो ये 1765 में। कौन शक्ति था? तो वो था ब्रिटिश सत्ता ने, ठीक है ना। आप ये मानचित्र देख सकते हैं। और ये मुगल की साम्राज्य जो का सीमा है वो 1700 में कहाँ तक था, तो ये देख सकते हैं। ये जो डॉट डॉट करके टिक किया हुआ है, ठीक है ना, ये भारत से बाहर भी था। नेक्स्ट है, हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से सामान्यंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर क्या दोस्तों, तो ये 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई और राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मुगल साम्राज्य और प्रावर्तीय मुगलों के लिए संकट की स्थिति, क्या क्या संकटें आए इसको देखेंगे, ठीक ना। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। जो अध्याय 4 था उसमें हम लोग देखे थे कि मुगलों ने अपना सफलता हासिल कैसे किया था, ठीक है ना। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। क्या क्या? बहुत अधिक खर्च कर दिया। किसने? तो औरंगजेब ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल के साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्ति, अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी, क्या है? दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। क्या करते थे? दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, अर्थशास्त्र और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के
अनेक हिस्सों में हुए जिम्मेदारियों और किसानों के विद्रोह और कृषकों आंदोलनों के ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। क्या क्या? और भी गंभीर बना दिया। और कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरोध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशों थी। अमित के में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सका। क्या हुआ? औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव जो हो रहा था उसे रोक ना सका। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, भरपूर सफल और खाली तिजोरियाँ, भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। ठीक है ना। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है: बड़े जिम्मेदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। क्या होता है? 2 फसलें उगाते हैं लेकिन उनको दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह के किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है। क्या होता है? जैसे किसान ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना और बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जिम्मेदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। क्या होता है? एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जिम्मेदार शास्त्रीय सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? नेक्स्ट है, इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने किया? तो ये ईरान के शासक नादिर शाह ने। कब किया दोस्तों? तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट लिया। मतलब संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, क्या है? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। कब? तो 1748 से 1761 के बीच कितना बार? तो 5 बार आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। क्या की? लूटपाट मचाई। अब यहाँ पर देखिए कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन। क्या हुआ? सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने
और जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। क्या? मयूर सिंहासन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, मतलब कभी वो मालिक थे लेकिन अब वो बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी और उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। मतलब पहले उसे इज्जत भी दी जाती थी लेकिन अब उसे प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया और दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। क्या हुआ? दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। क्या हुआ? अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया और नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। क्या किया? सारी की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। नेक्स्ट है साम्राज्य पर सब और से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारंपरिक प्रतिनिधित्व ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। क्या किया? और भी कमज़ोर बना डाला। अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे। क्या थे? दो बड़े गुटों में बटे हुए थे। ईरान और तुर्क मुल्क के काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुग़ल बादशाहों फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय 1713 से 1719 और फिर ये 1754 से 1759 और फर्रुखसियार की हत्या हो गई। क्या होगी? तो ये फर्रुखसियार की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अभिजातों ने उसे अंधा कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। ये चित्र आप देख सकते हैं। नए राज्यों का उदय। अब ये नए राज्य का उदय हुआ फिर, ठीक है। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जिम्मेदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना दी और 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए। मतलब मुगल साम्राज्य क्या हुआ? धीरे धीरे कई क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए और मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 पारस्परिक वायिप समूहों में बांटा जा सकता है। कितना? तो 3 में, ठीक है ना। तो 1 में क्या है? तो बंगाल, उसके बाद 2 में है वध बंगाल और हैदराबाद, ठीक है ना। 1 में है वध बंगाल, 2 और हैदराबाद 3। जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। क्या थे? पहले वो मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। मतलब औपचारिक तौर पर वो क्या किया? अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। क्या थे? तो काफ़ी स्वतंत्र थे।
इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। क्या थे? कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे। क्या थे? सिखों, मराठों और सिखों और जाटों के राज्य भी आते थे, ठीक है ना। और उन्होंने कड़े और लंबे शास्त्रीय संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ले ली थी। छीन कर क्या की थी? तो ले ली थी, ठीक है ना। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। क्या थे? 3 राज्य प्रमुख थे दोस्तों। और ये 3 राज्य कौन कौन थे? तो 1 में थे अवध, 2 में थे बंगाल और तीसरा में क्या था? तो हैदराबाद था। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान अवध में, ठीक है ना, मुर्शिद कुली खान बंगाल में और आसफ जहां हैदराबाद में, ठीक है ना। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इससे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मतलब ये तीनों का क्या था? तो मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। क्या था? भरोसा और विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला। क्या मिला? 7-7 हजार जात का दर्जा मिला। किसका? तो ये आसफ जहां और मुर्शिद कुली खान का दर्जा मिला हुआ था। और जबकि सआदत खां की जात का दर्जा 6,000 था। कितना था? तो 6,000 था, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद। ये क्या है दोस्तों? तो ये हैदराबाद है। निजामुल मुल्क आसफ जहां। क्या? निजामुल मुल्क आसफ जहां 1724 से 1748, ठीक है ना, 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। क्या था? तो शक्तिशाली सदस्य था। और उसने सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। क्या की गई थी? तो अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था, ठीक है ना। फिर 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। क्या था? वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। और दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उसे क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। क्या हुआ? उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहां अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्ति किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल साम्राज्य का सेवक था। क्या था? मुगल साम्राज्य का वो सेवक था। फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। मतलब वो क्या करता था? फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से वो शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके काम काज में कोई हस्तक्षेप करती थी। क्या करती थी? वो पूरे आज़ादी के साथ वो अपना शासन चलाता था और उसमें ना दिल्ली के साथ कोई निर्देश लेता था, ना ही दिल्ली उसके कामकाज में हस्तक्षेप करता था। मुगल बादशाह तो केवल निजामुल मुल्क आसफ जहां द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों को पुष्टि कर दिया करते थे। क्या करते थे? तो पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विद्रोह और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेनाएं
तुर्कियों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। क्या करता था? तो महत्वाकांक्षा रखता था। ठीक है ना। उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र की ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। क्या की? रोक लग गई। ब्रिटिश शक्ति के शासन के कारण वो रोक लग गई। नेक्स्ट है निज़ाम की फौज। क्या है दोस्तों? ये निज़ाम की फौज। ठीक है ना। हैदराबाद के निज़ाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन। 1790 निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। क्या है? 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इस अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। क्या है? 100 रुपये से ज़्यादा है दोस्तों। तो ये हैदराबाद से संबंधित इतना कुछ हम जान गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अवध के बारे में। ठीक है ना। क्या है? तो अवध के बारे में बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। कब? तो 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? तो सआदत खान को। ठीक है ना। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से ये एक था दोस्तों। ठीक है ना। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। क्या था? समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। क्या था? गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में क्या हुआ था दोस्तों? तो ये फैला हुआ था। और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। कहाँ कहाँ का? तो ये उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग में से होकर गुजरता था। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। क्या कि? एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। क्या हुआ? तो कर्ता धर्ता बन गया। ठीक है ना। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। क्या कर दी? अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। क्या किया? तो निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। और धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या हुआ? धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की। क्या की? लेखों की जांच की। और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया। क्या किया? तो निर्धारण किया। और उसने अनेक राजपूत जिम्मेदारियों और रुहेलखंड के क्या? तो रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि और भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। क्या कि? कृषि और भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है ना। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। मतलब राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए सेठ और साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली। क्या? ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। और इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके
कि इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की स्वराज्य प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावी करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या हुआ था? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अवध के बारे में इतना कुछ जान लिए, इतना कुछ समझ लिए, तब चलिए हम लोग बंगाल के बारे में समझते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बंगाल के बारे में समझते हैं। ठीक है। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमेशा बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बंगाल। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। क्या हुआ? मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे क्या हुआ? तो मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। क्या थे? बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। क्या थे? सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान और औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्या की? जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य का राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जिम्मेदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था और परिणाम स्वरूप बहुत से जिम्मेदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, क्या होते थे? जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जिम्मेदारों को बेचनी पड़ती थी। क्या करती थी? मजबूरन में अपने ज़मीनों को वो बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। ठीक है ना। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। क्या हुआ? जमींदारों ने काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह वलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। क्या हुआ? बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया और उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। क्या हुआ? जगत सेठ का साहूकार घराना क्या हो गया? तो अत्यंत समृद्धशाली हो गया दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिले थे। विशेष वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। क्या करते थे दोस्तों? तो देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह करने के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी का प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, मतलब
मुगलों ने उसे नापसंद किए थे, लेकिन हैदराबाद, अवध और बंगाल में राजस्व जो वसूले गए थे तो इसे ये लोग सौंपे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी, तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिज्य जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। क्या करते थे? इजारेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। क्या करते थे? जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। क्या करती? इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। अब हम लोग हैदराबाद भी देख लिए, अवध भी देख लिए और बंगाल भी देख लिए। अब इसमें क्या हुआ कि अब इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है राजपूतों की वतन जागीरें। क्या है? राजपूतों की वतन जागीरें। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवरता रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुट्टीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। क्या किए? अपने पैर फंसा दिए। नेक्स्ट है इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। क्या सूबों की सूबेदारी की दावा किया और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। क्या की? तो जय सिंह की मालवा की सूबेदारी मिल गई और बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। क्या? इन पदों का नवीकरण कर दिया। कब? तो 1713 में। ठीक है ना। नेक्स्ट है उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघरानों ने नागौर को जीत लिया। क्या की? जोधपुर राजघरानों ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। क्या? अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। क्या? अंबर ने भी अपने बड़े बड़े हिस्सों को कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। क्या की? नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। कब? तो 1722 में। कहा की गए? तो आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के क्या हुआ? राजस्थान ने मराठों के अभियानों ने भी इन राजवड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया।
क्या किया? तो भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। क्या हुआ? आगे होने से रुक गया दोस्तों। नेक्स्ट है जयपुर की राजा जयसिंह। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। कहाँ तक दोस्तों? तो नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि जयपुर के जंतर मंतर क्या है। ये जयपुर के जंतर मंतर है। ठीक है ना। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर और उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया और जंतर मंतर के नाम से विख्याता इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण है। क्या है? अध्ययन हेतु कई उपकरण है दोस्तों इसमें। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो आज़ादी हासिल करना। अब ये कौन था आज़ादी हासिल करना? तो ये सिख था। ठीक है ना। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख और राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय क्या? तो पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। कब की? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो कौन? तो गुरु गोबिंद सिंह में, जो कि सिख का वो कितना गुरुवे थे? तो 10वें गुरु थे। ठीक है ना। और खालसा पंथ से स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। मुगल शासकों और राजपूत, ठीक है ना, इसे के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। और 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद, बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। क्या किया? तो खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ क्या किया? तो विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर क्या किया? सिक्के गढ़कर उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासक को सार्वभौम बताया। क्या हुआ? तो सार्वभौम बताया। और सतलुज और यमुना नदियों के बीच क्या? तो सतलुज और यमुना नदियों के बीच क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। कब? तो 1715 में। और उसे 1716 में मार दिया गया। 1716 में मार दिया गया, मतलब 1715 ने बंदी बना लिया गया और 1716 ने उसे मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो दल खालसा कहलाती थी दोस्तों। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। क्या? कब? तो बैसाखी और दिवाली के पर्वों में कहाँ पर? तो ये अमृतसर पर मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें
गुरुमता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। क्या की? सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया और शासन उनके भाग्य में है। राज्य करेगा खालसा, मतलब राज करेगा खालसा, ठीक है ना। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरसिंध के सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही है जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। क्या किए जाते थे? तो खालसा के आदेशों ने पाए जाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। कहाँ तक? तो सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर और अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को क्या किया? अपनी और राजधानी बनाया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिवाजी का रूप चित्र। ये क्या है? शिवाजी का रूप चित्र है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। क्या हुई? एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। अजवाली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ पराय गुरिल्ला और युद्ध कला का प्रयोग करते थे और चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रहण प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। कौन? ये शिवाजी, ठीक है ना। अब चलिए अब देख लेते हैं मराठा के बारे में, ठीक है दोस्तों। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। क्या था? एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? लगातार उससे विरोध करता था और उसने उत्पन्न हुआ। और शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, कुनबी
मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चिपाव ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। मराठा राज्य का राजधानी कहाँ बन गया? तो ये पुणे बन गया, ठीक है ना। और पेशवाओं की देख रेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। क्या हुआ? सैन्य सफल का विकास कर लिया। और उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। क्या करते थे? वहाँ से निकल करके वो शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहाँ रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। क्या किए जा सकते थे? तो आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। क्या हुआ? 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसने सैन्य और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। क्या हुए? मुगल साम्राज्य का सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया। क्या हुआ? मुगलों से वो छीन लिया गया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। क्या हुआ? कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। क्या हुई? मराठा की प्रभुत्व सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। क्या हुई? तमिल तेलुगु तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। मतलब इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उसने भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य की इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य सहायता मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। क्या हो सके? तो संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के
आश्चर्य में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में बनाया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संकलन था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। मतलब दक्षिण में कहाँ, तो पुणे और नागपुर, और पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर जाट। अब ये जाट क्या है, चलिए इसे देखते हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। मतलब दिल्ली में पश्चिम की क्षेत्रों में स्थापित किया। ठीक है ना। और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। क्या थे? जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। क्या हो गए? तो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। और सूरजलम के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और 1739 क्या? तो 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उससे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह ने पुत्र जवाहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से ली, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और उन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक प्रारंभिक शैली में बनाया गया, वही दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों में पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया। कहाँ? तो शाहजहां के युग में जोड़ा गया था। दीग की इमारतें उन्हीं रूपों में नमूने पर बनाई गई थी।